बिहार स्पेशल में, और बिहार स्पेशल भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। कल कुछ छोटा छोटा जनजातीय विद्रोह कर रहे थे। देखो बिहार के जितने जनजातीय विद्रोह है उसको मैं कलेक्ट करवा रहा हूँ, आपको करवा भी दूंगा, ठीक है। एक है पहले जो मेन इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से। रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए मेरे साथ बिहार स्पेशल के क्लास में ये स्थिति बन जा रही है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का कोर टॉपिक है, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो क्लास ओवरलैप होगा, और नहीं पढ़ाता हूँ तो आप लोग मायूस होते हो। दोनों तरफ से बड़ा संतुलित होना पड़ता है। हाँ वैसी में उसको कराएंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना क्रम में, जैसे संथाल 56 में, उसके बाद इसको कराते हैं, फिर इसके बाद आगे वाले मुंडा को कराते हैं, ठीक है। एक ईयर वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। कल ही तो संथाल पढ़े थे, 1855-56 पढ़े, इसके बाद 1857 आ गया। 57 के बाद फिर जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा हम आपको आगे बढ़ा देंगे। 1857 की क्रांति, सबसे पहले इसका कारण, दूसरा घटनाक्रम, तीसरा जो थर्ड है, ये बिहार में क्या घटनाक्रम रहा, कोई प्रभाव है क्या, प्रभाव। इतनी बातों को आप बांध लो, कहानी निकल के आ जाएगी। अब ये दो चीज़ जो है इसको हमको स्किप कर लेना चाहिए, लेकिन जब तक इसको नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये दोनों आपको समझ में नहीं आएगा। और उम्मीद है पता ना कि फिर आप क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन ठीक है मेरा काम है पढ़ा देना। हेडिंग लगा लेना 1857 की क्रांति, कारण, घटनाक्रम, बिहार में उसका प्रभाव, ठीक है। चंद सेकेंड कौन आदमी है अभी फिर उसका नींद खुला। अभी तो हमने बताया कि कल 55-56 पढ़े, आज 57 पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीरियड वैसे वैसे आपको लेकर के 1947 तक बिहार पहुंचा देंगे, ठीक है। इसके कारणों पर बात होगी कि 1857 के क्रांति के कारण क्या थे। कारण दो प्रकार के, एक क्या होते हैं, तो एक मूल कारण होता है किसी भी घटना का, एक मूल कारण होता है, और दूसरा उसका तत्कालिक कारण होता है, दूसरा तत्कालिक कारण होता है। अब एक बात बताना मेरे भाई, मूल कारण और तत्कालिक कारण दोनों में अंतर क्या है। जैसे किसी व्यक्ति से आपकी दुश्मनी वर्षों से लगी हुई है, चल रही है, आप मन में ठान करके बैठे हो कि कभी तो कोर पर चढ़े, जिस दिन मेरे कोर पर चढ़ेगा उसको बता देंगे। लोग बोलते हैं ना कि मन में ईर्ष्या पाल के रखा है, भोजपुरी में बोलते हैं टेटियाई कर रहा है, ऐसा सुना है कि बहुत टेटियाई कर खोज रहा है। तो ये टेटियाई है, वो तत्कालिक कारण है, अब मूल कारण कुछ और होता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के भी क्या मूल कारण थे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ना था, आप लोग पढ़े भी होंगे, हमको आशा और विश्वास भी है। साथ ही कुछ मायूस भी कर देते हो तुम लोग, ये चीज़ें स्पष्ट है इस बात में कि देखो आपका टॉपिक्स मैं तेज पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये भी तो रहता है ना कि सब क्षेत्र को हम टच करें। मैं आपका समय खराब नहीं किया आज तक, हमें कभी इंटरटेनमेंट आपको नहीं कराया, बकवास की बातें नहीं की, और इसमें आप मैनेजमेंट तक सूचना पहुंचा दी है आप मेरे जैसे इंसान के प्रति।
कि टॉपिक जल्दी जल्दी बदल देते हैं, तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई। आप अपने को क्यों नहीं बढ़ा लेते हो? जो भी है आप अपने को बढ़ा लो ना, एक बार हमको छू तो लो। जैसे हमको छूओगे तुम्हारा रिजल्ट पक्का होगा। कहीं जा करके किसी बच्चा की कॉपी मिला के देखो, मेरे से ज़्यादा टॉपिक कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप हमको क्यों नहीं छू रहे हो, मेरी शिकायत कर देते हो। किसी को मन करेगा जी जान लगा के पढ़ाने का? नहीं मन करेगा। हम इसमें केवल बिहार पढ़ा के निकल जाते, लेकिन मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी ये कुछ लोगों ने ऐसी बातें पहुँचा दी। देखिए सर तो ठीक है, बड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक बदल देते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर स्विच कर जाते हैं, तो उसी को पकड़े रहें। ये स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। बहुत अच्छी बातें हैं। जो लोग भी ऐसा सोचते हो हमसे प्राइवेट में भी बात कर सकते हो आप, ठीक है। जो डाउट हो अभी भी पूछ सकते हो, हम बताने के लिए आपके साथ तैयार हैं। कौन सा प्रश्न है जिसको आज तक नहीं बताया? सब चीज़ों को डील करते हैं मेरे भाई, है कि नहीं है? तो जहाँ दिक्कत हो बता दो। सब मेरा छोटा भाई बहन सब है, अब इसके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उधर पढ़ा रहे थे, कवि को पढ़ा रहे थे, विद्वानों को पढ़ा रहे थे, तो उसमें घोर मठ के रोज एक को पढ़ाते हैं, तो समझ रहा है क्लास कितना दिन जाता है। अब उसी में किसी ने लिख दिया, अब बताओ उसमें क्या हम समझ रहे हैं कि इसका क्या वेट है। जो सीरियस लोग हैं वो समझ रहे हैं क्या वेट है। और आपके एक लिखने से मेरे ऊपर मेरे चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ दिल को दुख जाता है कि हमने कितना मेहनत किया इनके साथ। शुरू फर्स्ट डे से एकदम लगातार लगे हुए हैं आपके लिए, हर विषय पर कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी गलत कर देते हो। चलो कोई बात नहीं। और इधर मूल कारण क्या थे सर? तो मूल कारण सबसे पहले किसके साथ था? किसानों के साथ था। मूल कारण किसके साथ था? किसानों के साथ था। किसानों के साथ था। किसानों में कर बढ़ा दिया गया, और जैसे ही किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया, पूरे देश के किसान असंतुष्ट थे। किसान असंतुष्ट थे, कहीं भी किसानों में संतोष की भावनाएं नहीं थी। दूसरा मूल कारण क्या था मेरे भाई? सुनो, हस्तशिल्प उद्योग का दमन कर दिया गया। ये वही काल है, ये वही काल है कि जब लंकाशायर और मैनचेस्टर में हस्तशिल्प उद्योग का दमन, जब लंकाशायर और मैनचेस्टर में औद्योगिकरण हो रहा था, तो लंकाशायर और मैनचेस्टर के औद्योगिकरण के परिणाम भारत में भी देखने को मिले कि भारत को एक कृषि देश के रूप में या कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तैयार किया जाने लगा, जबकि पक्के माल के आयातक के रूप में हमारे यहाँ के हस्तशिल्पियों का दमन किया गया। हस्तशिल्पी समझते हो ना? जैसे हाथ से कपड़ा काटने वाले, कपड़ा बुनने वाले, तो जैसे ही इनका दमन हुआ, अब हस्तशिल्पी अपना काम छोड़ करके खेती पर डिपेंड कर गए, किसानी करने लगे। और उसी समय की देन है कि कृषि की बेरोजगारी आज तक बनी हुई है। भारत में जो कृषिगत बेरोजगारी आज भी है, ये परिणाम है हस्तशिल्प उद्योग के दमन का, कि जो लोग इसमें लगे थे वो चले गए कृषि में। तीसरा कारण क्या था इसका? और इसलिए इसमें ये श्रमिक भी आ गए। तीसरा कारण था डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत। डलहौजी का, जी हाँ, व्यापकगत सिद्धांत, ये तीसरा कारण रहा था। डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को कहते हैं हड़प नीति। व्यापकगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को बोलते हैं हड़प नीति। तो डलहौजी के ये व्यापकगत सिद्धांत भी इसी का एक कारण है। अब इसको पढ़ाने के लिए कहोगे तो फिर ठीक नहीं होगा ना, कि बहुत बाहर है, थोड़ा सा बाहर थोड़े है। अब डलहौजी ने अपने व्यापकगत सिद्धांतों के आधार पर राज्यों को 3 भागों में बांट लिया। एक राज्य जिसे मित्र और स्वतंत्र राज्य माना गया, वे वैसे राज्य थे जिसने अपना अस्तित्व अपने दम पर, अपने ताकत के बल पर स्टेबल किया था। वह मित्र या स्वतंत्र राज्य थे। उनको अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए कोई भी किसी से इजाज़त की जरूरत नहीं थी। जो दूसरा राज्य था, वह दूसरा राज्य था जो मुगलों ने सृजित किया था, मुगल ने स्टेबल किया था। उनको भी अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए
अनुमति की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक आवेदन देना पड़ता था कि हम अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, उनको मिल जाता था। तीसरा था वैसे राज्याधीश का निर्माण ब्रिटिश के द्वारा स्वयं से किया गया था, उनको अपना उत्तराधिकारी चुनने की इजाज़त नहीं थी। जैसे बाजीराव द्वितीय मराठा सरदार, जिन्होंने नाना साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अंग्रेजों ने उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं माना। नाना साहब कूद गए, रानी लक्ष्मीबाई कूद गई, सथारा, संथारा, झांसी, ये सब राज्य इसमें आ जाएंगे पेपकेट के सिद्धांतों में। तीसरा है सैनिक ड्रिल। सैनिक ड्रिल, सैनिक ड्रिल में क्या था कि इस सैनिक ड्रिल के नाम पर भारतीय सैनिकों के प्रतीक चिन्हों को, भारतीय सैनिकों के प्रतीक चिन्हों को उतार दिया गया। जैसे कोई भी व्यक्ति सेना में चंदन लगा के नहीं जा सकता है, बंदेज बांध के नहीं जा सकता है, हाथ पर कोई फिगर बनवा के नहीं जा सकता है। इसको सैनिक ड्रिल कहा गया और सैनिक ड्रिल का भी लोगों ने खिलाफ किया। तीसरा था समुद्र पार की नीति। समुद्र पार की नीति, ये सब कारण रही है। समुद्र पार की नीति अनिवार्य कर दिया अंग्रेजों ने कि यदि भारतीय सेना में नौकरी करना है तो जहां भेजी जाएगी वहां पर जाना पड़ेगा, जबकि समुद्र पार करने को अभिशाप माना जाता था। समुद्र पार करने को अभिशाप माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करेगा तो माना जाता था कि ये हिंदू धर्म से खिलाफ कर गया। समुद्र लांघना मतलब पाप था। ये कारण रहे थे और ये सब कारण सुलग ही रहे थे। तब तक एक कारण आ गया एनफील्ड राइफल। एक कारण था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, और इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें जो कारतूस था, इसके कारतूस पर गाय और सुअर के चर्बी होने की अफवाहें फैलाई गई। गाय और सुअर के चर्बी की बात किया गया, चर्बी की बात की गई थी। ठीक है, कि जो कारतूस था उस कारतूस को कवर करके रखा गया था। कारतूस को कवर करके इस पर गाय और सुअर के चर्बी की बात किया गया है। ऐसा कहा गया था कि जो कारतूस था वो कवर करके आता था चर्बी से, और सिपाहियों को उसको दांतों से खींच करके बोल्ट करना होता था। जिस बोल्टिंग में ये कहा गया कि ये इसी के प्रमाण है। ठीक है, चलो ये कारण तो हो गए। यही कारण है कि वो मूल कारण है और ये तत्कालिक कारण है, तत्कालिक कारण रहे हैं। आगे बढ़ा, हो गया सबका? इसका घटनाक्रम कैसे शुरू हो रहा है? घटनाक्रम कहाँ से शुरू हो रहा है कि जब 28 मार्च 1857 को बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी, ये बैरकपुर छावनी कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में था। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की ये बटालियन रहती थी वहाँ, जहाँ के एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सिपाहियों, अपने अधिकारी की हत्या किया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी की हत्या किया। इसी के साथ इसका प्रारंभिक शुरुआत देखा गया। हालांकि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को
यहाँ से स्थानांतरित करके अब इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया था? मेरठ। इसका मुख्यालय मेरठ बना दिया गया। इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके कहाँ बना दिया? ये मेरठ में बना दिया था। मुख्यालय मेरठ में बनाया था। नहीं, देखिए, अगर पूछेगा 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई तो मेरठ से हुई है, लेकिन मंगल पांडे ने अपने अधिकारी की हत्या कहाँ किया था? तो बैरकपुर में किया था। वो 28 मार्च 1857 को किया था, लेकिन क्रांति की जो विधिवत शुरुआत हुई वो मेरठ से। मैं सबको लिख दे रहा हूँ अभी, और जैसे लिख देंगे आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कैसे कैसे कहाँ से कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है? ठीक है सबका? चलो, अब देखिए, जैसे ही इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का स्थानांतरण मुख्यालय बैरकपुर के बाद मेरठ को बनाया गया, तो मेरठ में भी सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया, और उसी का परिणाम है कि 9 मई 1857 को 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। धैर्य से सुनो। अब वो सैनिक अपना बोरा बस्ता बांध के घर जा रहे थे, तो उनके कुछ सहयोगी सैनिक थे। अब वे गश्त करने के लिए निकले तो गांव में महिलाएं उपला पाथ रही थी। उपला पाथना समझते हो ना? हाँ, चिपरी पाथना। अब वो इन सैनिकों पर कमेंट करी, ये देखिए इन भारतीय सेनाओं को, इन्हीं के जैसे कुछ और कल तक घूम रहे थे, जोरा बस्ता बांध के घर चले गए, और इनको शर्म नहीं आती है घूमते हुए। उनके कमेंट को सुन करके महिलाओं का मन, सैनिकों का मन पिघला, और वे आवेश में पहुंचे मेरठ। 10 मई को ये विद्रोह की आगाज किया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के लोगों ने। घोड़सवार सैनिक थे, घोड़ा उठाए और मेरठ से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, दिल्ली की ओर चल गए। थोड़ा तेज कहानी को यहाँ स्विच कराना मेरी मजबूरी है कि जैसे ही मेरठ से वे लोग 10 मई को, अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो कब का दीजिएगा? 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो रही है। विद्रोह की शुरुआत हो रहा है, और ये विद्रोह की शुरुआत कहाँ से? तो सर, इस विद्रोह की शुरुआत हो रहा है मेरठ से। शुरुआत कहाँ से? मेरठ से हो रहा है। और ये सैनिक 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को कहाँ पहुँच रहे हैं? दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां मिलते हैं बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर भी पीड़ित था अंग्रेजों से, क्योंकि बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेजों ने फरमान दे दिया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह है, इसके वंशज अब मुगल बादशाह नहीं कहे जाएंगे। तो ये भी पीड़ित था, और सैनिक पहुंच गए। सैनिकों ने उससे बड़ी अरदास किया, रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस क्रांति का नेता बनिए। बहादुर शाह जफर ने तो पहले बहाने बनाए कि अब हम बुढ़े हो चले गए, ये बुढ़ी हाथों से तलवारें कहाँ चलेगी। लेकिन उसके बाद भी उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नेतृत्व मेरा रहेगा। अब एक बात बता, जब सैनिक लड़ रहे थे तो बहादुर शाह जफर को ही नेता क्यों बनाने गए? और कोई नेता नहीं मिला? तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन लोगों को भी तो सैनिक अपना नेता मान सकते थे। कहना कि सर, सैनिकों के पास भी एक प्रारंभिक जो रणनीति थी उसमें यही माना गया कि एक समय ऐसा था कि मुगलों का नेतृत्व पूरे भारत पर था,
और भारत के किसी भी क्षेत्र का कोई भी राजा मुगल का नेतृत्व स्वीकार करने में आनाकानी नहीं करेगा। आराम से कर लेगा कि नहीं, क्योंकि शुरू में भी रहा है। अगर किसी क्षेत्रीय राजा को नेता बनाते हैं तो दूसरा राजा नेतृत्व स्वीकार करे, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सोचेगा उसको नेता बना दिया तो हमको काहे नहीं बनाया, वो पूरा भारत के, हम केवल बेतिया के, ऐसा राज्य नहीं चलेगा। कोई स्वीकार करता? समझ रहे हो मेरी बात को? अरे दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बता देना। और इसलिए उन लोगों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करवा दिया कि आप ही मेरे बॉस हैं। और मुगल इसका जो है दिल्ली में नेतृत्व किया था, इसी का एक सेनापति था, सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया किनका? सैनिकों का नेतृत्व किया था। नाम क्या है उसका? बख्त खां। बख्त खां ने इन सैनिकों का नेतृत्व किया। कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। बख्त खां ने दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था। बख्त खां ने दिल्ली में इन सैनिकों का नेतृत्व किया। ठीक है सब लोग, चलो आगे बढ़ाते हैं। बहादुर शाह जफर भी देता है ऑप्शन में, बहादुर शाह नहीं, नेतृत्व जो किया था ना, नेतृत्व किया था, सेनापति जो बनाया गया था, बख्त खां को सेनापति बनाया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर तो एक सिंबॉलिक, इस आंदोलन के सिंबॉलिक वह प्रतीक है। जो सेना का सेनापति था वह बख्त खां को बनाया गया था, जो बहादुर शाह जफर था। और ये कारण रहा है हारने पर, आगे मैं आप ही लोगों से डिस्कस करवा लूँगा। ठीक है सर, इसका प्लान सबसे पहले कौन तैयार किया? इसके हार के कारणों तक आप पढ़िए, सब चीजें आपको पता चल जाएगी। अब मैं टॉपिक छोटा करने में लगा हूँ और आप लोग खींचने में लगे हुए हो, तो बड़ा हो जाएगा। ऐसे पढ़ाएंगे तो 2 दिन तो हम 1897 को पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो मैं हर जगह पर समराइज कर रहा हूँ चीज़ें, कि थोड़ा समराइज करके पढ़ा दे आपको, क्योंकि बहुत समय नहीं पढ़ाना है ना। आप लोग जब छुट्टी के बाद घर जाइए तो सब लोग गमछा वमछा लेके आइए, माथे पर रख लीजिए गमछा, उसके बाद ही यहाँ से निकलिए। ठीक है, वाकई में घर से लेके आइए प्रतिदिन। आज अगर नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं, कल से लेके आइए और इधर से लौटिए तो माथे पर रख के ही लौटिए, क्योंकि बिहार में ये कहर जैसी स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इसमें अपना दम तोड़ लिए। कोई बात नहीं, उन लोगों को चलेगा। गया में चलो हटाओ, 144 कहीं गर्मी में लगता है जी। अरे मेरे भाई आओ, बोर्ड पर आओ। अब एक चीज आपको मैं होमवर्क करके छोड़ रहा हूं यहां से मेरे लाल, इसके लिए हमको बुरा मत मानना, कि दिल्ली के बाद आप सैनिकों को निकाल दो, फिर कानपुर लेके आना नाना साहब के नेतृत्व में। कानपुर के बाद फैजा खान में लड़वा देना, एक बार बरेली घुमा देना, हरियाणा जरूर पहुंचाना, रामतुला सेवक हरियाणा में, हरियाणा उनको लेके जाना। हरियाणा के बाद सैनिकों को फिर कहाँ? झांसी में, और झांसी के बाद उस महिला को कैसे भूल सकते हो, बेगम हजरत महल लखनऊ, जिन्होंने अपने नाबालिग पुत्र को राजा घोषित किया। वाजिद अली शाह की विधवा अपने नाबालिग बेटे को राजा घोषित किया और खुद कूद गई मैदान में, कही अंग्रेज तुम्हारे हाथ तो नहीं आएंगे। भले ही निर्वासित होकर के भाग करके उसको नेपाल जाना पड़ा, वही काठमांडू में अपनी अंतिम सांस ली थी। मकाबरा भी उनका काठमांडू बना हुआ है। इन रास्तों के साथ आप बिहार में आना, बिहार में अपना बाबू कुंवर सिंह, और मैं तो बिहार पढ़ाने के लिए आज हूँ स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ के बाद मैं आपका हेडिंग लगवा देता हूँ, बिहार में 1857 की क्रांति। अब हेडिंग लगा लो।
मैडम मैं पीड़ित हूँ, आप बताओ। मैं तो अपना दुख भी आपको बयां कर दिया कि ऐसे ही मैं छोड़ता गया कि मेरे खिलाफ कंप्लेन चला गया कि मास्टर टॉपिक छोड़ देता है, और ना छोड़ूं तो मेरे पास उपाय भी नहीं है। उपाय है जी? नहीं है, क्योंकि हम 1857 क्रांति पढ़ाने नहीं आए हैं, हम केवल बिहार पढ़ाने आए हैं इस क्लास में। ठीक है। हाँ, मेरा एक क्षेत्र है यूट्यूब जहाँ पर कि मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर मेरा कोशिश है कि ज़्यादा आप लोगों को क्लास दे सकूँ। ठीक है, चिंता मत करिए। चलिए 1857 में बिहार को देख लेना। बिहार में 1857 की क्रांति। जाके घर किताब से पढ़िए। चलो आप नहीं बोलेंगे दोबारा। रामतुला नाम था उसका, सेवक। सुनो, बिहार में 1857 की क्रांति। एक क्रांति की आगाज बिहार में हो कहाँ से रहा है मेरे भाई? है जगदीशपुर वाला आदमी, लल्लू कहीं का। हाँ सुनो, जी हाँ, बिहार में 1857 की क्रांति। बोर्ड पर रहिए। अब मेरा अपना क्षेत्र आ चुका है। यह 1857 की क्रांति जो बिहार में शुरू हो रहा है, वह 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को रोहनी गांव, रोहनी ग्राम देवघर से, रोहनी गांव देवघर से, और इस देवघर में मुख्यालय था किसका? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का मुख्यालय था। यहाँ पर 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ये जरूर याद रखना। यहीं पर उस समय मुख्यालय होता था, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का मुख्यालय था। किसान सब किया था ना वहाँ से। सुनिए, एक लाइन लिखिए यहाँ। यहां विद्रोही सैनिकों ने, एक लाइन लिखो, यहां विद्रोही सैनिकों ने डॉक्टर ग्रांट को, यह अंग्रेज अधिकारी था, सर्जन था सेना में, डॉक्टर ग्रांट को, जहां डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दिया। विद्रोही सैनिकों ने डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दिया। डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दिया, जिसके बाद सेना मुख्यालय, जिसके बाद सेना मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर बना दिया गया। जिसके बाद सेना मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर बना दिया गया। जी हाँ, रोहिणी से हटाकर भागलपुर बना दिया गया। रोहिणी से हटाकर भागलपुर बना दिया गया। आवाज गूंज रहा है, अब ठीक है? आवाज तो ठीक है भाई। चलिए ठीक है सबका। रोहिणी से कहाँ कर दिया गया? भागलपुर। क्वेश्चन इस लाइन से भी बनाया हुआ है। 32वीं नेटिव इन्फेंट्री। बिहार में 1857 के क्रांति की आगाज कहाँ से? रोहिणी। रोहिणी कहाँ है? देवघर।
किसके द्वारा किया गया? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? भागलपुर में बना दिया गया था। आगे लिखना पटना में विद्रोह। पटना में विद्रोह। पटना में विद्रोह। तीन को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कहीं पढ़ो या मत पढ़ो काम चलेगा। क्या हुआ? गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं मेरे भाई, ठीक है? चलिए हाँ बोर्ड पर रहो। ये पटना में विद्रोह का क्या हालात है? तो 3 जुलाई 1857 को एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। पटना में नेतृत्व किया था पीर अली ने। पीर अली ने। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी इसको दबाया था पटना में? तो पटना के इस विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारी टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। और घटनाक्रम क्या थी कि पीर अली के घर को, मकान को जमींदोज कर दिया गया। जमींदोज कर दिया गया। जमींदोज कर दिया गया। कर दिया। और लिखा कि जो ऐसा हश्र करेगा उसके ऐसे ही हाल किए जाएंगे, उनके घरों को भी ऐसे ही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है? घर को जमींदोज कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया उत्तर प्रदेश वाला बाबा। कोई बात नहीं, जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश की याद आती है और सोचते हैं कि भाई अभी में उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ देख लो, उनकी घर की तलाशी ले गई। उस घर से 1857 के क्रांति के कुछ प्रमाण प्राप्त हुए। बुलडोजर तो उस समय था नहीं, लेकिन बुला करके क्रेन को और जमींदोज करवा दिया कि घर तोड़ दो पीर अली का। यही हालातें तो हैं। जमींदोज कर दिया गया था। जस्ट इसके बाद आप पटना के बाद निकलोगे तो गया चलेंगे। गया में भी विरोध की आंधी पहुंची थी। तो छोटा हेडिंग लगा लो, गया में विरोध। छोटा हेडिंग लगा लेना है, गया में विरोध। लिखो, गया में विरोध का नेतृत्व हैदर अली खां, अहमद अली खां और ननकू सिंह ने किया था। हैदर अली खां, अहमद अली खां और ननकू सिंह ने किया था। हैदर अली खां, ननकू सिंह, ननकू बोर्ड पर लिखिए क्या? ननकू। एक गांव में कितना प्यारा नाम है, ननकू। हाँ, अपने आने वाले बारिश का नामकरण हमसे करवा लेना, ऐसा ही नाम रख देंगे, ननकू, बड़कू। क्या अवनी जी, दिल तोड़ देते हैं ना, इतने जख्मी बनाओगे पंडित जी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आगे सुनो, छपरा में विद्रोह। ननकू सिंह लिखे क्या बोर्ड पर? ननकू सिंह, ये ननकू सिंह। कोई बात नहीं, हाँ जो भी है। करीम अली कहाँ से किया?
आए करीम अली हाँ करीम अली ने तो ये पटना से गया से करीम अली थी। गया से 6-7 लोग था। इसी में हुसैन थे, गुलाम अली खां थे, करीम अली इनके सहयोगी के रूप में थे, लेकिन मुख्य भूमिका इन लोगों ने निभाया था। गया में थे, छपरा में भी थे, और छपरा में थे हुसैन खां थे, छपरा में हुसैन खां थे। करीम अली का नाम है। नहीं है, वो सहयोगी हैं, जहाँ इम्पोर्टेंट थे क्लास वहीं पर अटैक किया जाएगा ना। छपरा में हुसैन खां थे। किसका? गया का डेट नहीं है, डेट मत लिखिए। छपरा में हुसैन खां थे। ले चलेंगे आपको सीधे आरा। आरा से पहले थोड़ा सा मुजफ्फरपुर में एक बार चलते। लिखिए मुजफ्फरपुर में। जी हाँ, मुजफ्फरपुर। लीची का टाइम आ जाए ना। मुजफ्फरपुर में भी विद्रोहियों ने तीव्र आंदोलन किया, जहां 11वीं पैदल सेना के 11वीं पैदल सेना के 11वीं जी हाँ 11वीं पैदल सेना के 11वीं पैदल सेना के सैनिकों ने 11वीं पैदल सेना के सैनिकों ने विद्रोह किया था। बस इसमें 11वीं ज़्यादा फेमस है, परीक्षा में यही पूछ सकता है, बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए, बंगाली इन्फेंट्री भी तो पैदल सेना का था। हाँ 34वीं नेटिव था, और उसको बाद में अपग्रेड करके उसको घुड़सवार सैनिक भी बना दिया गया था मेरठ में। उसमें अपग्रेड नाम बदल दिया। तीसरी नेटिव कैलवरी सैनिक इसका कर दिया। जब कैलवरी जुड़ जाए तो घोड़ा, ठीक है। और नेटिव इन्फेंट्री हो तो पैदल दौड़ रहा होगा। एक कुछ इसके सूचक है, इंडिकेटर है, जो आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे लिखो आरा। आरा ये आरा का अभियान कब से कब तक हुआ है, इसका डेट जरूर याद रखना है। ये 13 अगस्त 1857 से लेकर के और 22 अप्रैल 1858 तक। जी हाँ, 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक। 22 अप्रैल 1858 तक। जी हाँ, आराम। 22 अप्रैल 1858 से। सुनिए, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शेरे आरा बोला जाता है, कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह का इस विरोध में साथ दिया इनका भाई दिलीप सिंह ने। इनका भाई दिलीप सिंह, अमर सिंह भी थे निश्चित रूप से। एक भाई दिलीप सिंह थे और एक भाई अमर सिंह थे। ये दोनों के मृत्यु के बाद दिलीप सिंह गोरखपुर में जाकर के अपना निवास इन्होंने गोरखपुर को बना लिया था। ये भी इनके भाई थे, दिलीप सिंह भी। कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो दिलीप सिंह बचे, और दिलीप सिंह अपना निवास जाकर के गोरखपुर को बना लिया था। ये तीनों भाई थे, कुंवर सिंह, दिलीप सिंह और अमर सिंह। 22 अप्रैल 1858। फिर ये आंदोलन आगे चला कैसे? 22 अप्रैल को आप लिखा है खत्म। फिर अमर सिंह गुरीला युद्ध किया करते थे, छुप छुप के वार किया करते थे। बस विद्रोह को आगे चलाए नहीं, छुप छुप के वार किया करते थे, कुछ दिनों तक वैसे वार करते रहे। एक लाइन में लिखिए फटाफट नीचे। दिलीप सिंह अमर सिंह दोनों भाई थे। हाँ, ये लिखने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने समझा दिया इसको, ठीक है।
चलो मेरे भाई लिखना एक लाइन में, एक लाइन में फटाफट लिखिए। आरा में इस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। जहां कुंवर सिंह ने ली ग्रांड, जहां कुंवर सिंह ने ली ग्रांड, बोर्ड पर लिखे, चलिए ठीक है, ली ग्रांड, ये नाम है ली ग्रांड, ली ग्रांड। एक नाम है लुगाई, एक नाम है लुगाई। अब ये लुगाई अपने यहाँ वाला नहीं, पत्नी, हाँ लुगाई किसको बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं, तो वो लुगाई नहीं, ये लुगाई नाम है मेरे भाई। ली ग्रांड लुगाई और डगलस को पराजित किया था, और डगलस को पराजित किया था। ये तीनों ब्रिटिश अधिकारी थे, तीनों के नेतृत्व में कुंवर सिंह से युद्ध हुआ और कुंवर सिंह ने इन तीनों को पराजित किया था। इसलिए ये तीनों नाम बड़ा फेमस और चर्चित नाम हो जाता है। जिसे पराजित किया था, इन्हीं तीनों को पराजित किया था, इन्हीं तीनों को पराजित किया था मेरे भाई। देखो, आंदोलन के प्रारंभिक चरण में ही, इसी में आंदोलन के प्रारंभिक चरण में ही आंदोलन के प्रारंभिक चरण में ही कुंवर सिंह ने आरा जेल पर हमला करके आरा जेल पर हमला करके 500 कैदियों को मुक्त कराया था, 500 कैदियों को मुक्त कराया था। आरा जेल पर हमला करके 500 कैदियों को मुक्त कराया था, समझ रहे हो? सैल्यूट हो कुंवर सिंह को। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। फिर आगे कुंवर सिंह तात्या टोपे और नाना साहब के साथ मिलकर तात्या टोपे और नाना साहब के साथ मिलकर, सबको पढ़ के रखना, मैं इसको स्विच करा रहा हूं ओपन रूप से। क्यों स्विच करा रहा हूं कि अब कानपुर पढ़ाऊंगा आपको तो समय लग जाएगा कि कैसे आत्माराम पांडुरंग या रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे के बचपन का नाम तो ये कोई पता नहीं है, कैसे पढ़ रहा है तुम लोग। जहां नेतृत्व किया था कानपुर में, वहां कुंवर सिंह पहुंच गए और वहां तात्या टोपे नाना साहब का समर्थन किया। वहां से निकले तो लखनऊ में बेगम हजरत महल का मदद किया था। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा, मैडम आपको चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, बहुत है हम अपने लिए यार, चिंता मत करो, जाओ तुम लड़ो, हम भी लड़ लेंगे। और लड़ाई का तो असली मजा वहीं पर है। झांसी में एक महिला जिसके बारे में हीरोज ने लिखा कि हजारों मर्दों में एक मर्द थी जो युद्ध के मैदान में सोई हुई अवस्था में पड़ी थी। यह देख करके किसी भी मर्द का सीना कांप गया था। इन हजारों मर्दों की एक मर्द थी। बचपन का नाम मणिकर्णिका, हाँ मणिकर्णिका। बनारस में एक घाट भी है मणिकर्णिका घाट, नाम सुना है आपने?
उसी मणिकर्णिका के नाम पर है मणिकर्णिका घाट। दरभंगा घाट। हाँ, राण साण सीढ़ी सन्यासी, चार से बचो तो भोगो काशी। वहाँ तो घाटे घाटे, दरभंगा घाट। और यही चार कहावतें हैं बनारस के लिए। अब चरितार्थ नहीं है, पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि राण साण सीढ़ी सन्यासी, चार से बचो तो भोगो काशी। ये चारों का वहाँ पर आतंक चलता था, ठीक है। अब नहीं है, अब तो गंगा पुत्र वहाँ पहुँच चुके हैं। तो जब से गंगा पुत्र पहुँचे हैं, हाँ नो डाउट, जब से गंगा पुत्र पहुँचे हैं तब से पता ना कि हाँ माँ गंगा भी कहाँ चली गई है। हाँ सच बोलते हैं, गंगा पुत्र के प्रभाव से माँ गंगा भी व्याकुल है। हे गंगा पुत्र, कम से कम ये मेरा गंगा कब साफ होगा। देखा ना, हमने दो लोगों को देखा है। एक स्त्री थी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती उमा भारती। 2014 में उन्होंने कसम खाया कि जब तक गंगा साफ नहीं हुई मैं जल समाधि ले लूंगी गंगा में। 19 में जनता ढूंढ रहा था, उनको भी लग गया कि जल समाधि दे देगा, टिकटे नहीं मिला। आज 24 में तो खिलाफे हो गई है पुत्र के, कहीं कि ना गड़बड़ कर दिया, हम ही को फंसा देता है। देखो 24 में कहीं है नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटिकली कुछ बोलना नहीं है, अभी रिस्ट्रिक्शन है, आज भी मिला है, बोल देते हो। हम क्या करें, इंसान है, बोल ही देंगे, है कि नहीं है। सर आपको टेंशन है, दो के सब सही बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर थोड़ा है, क्या करें। नहीं डर नहीं लगता है, मेरे ऊपर थोड़ा दबाव है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैचारिक रूप से अलग इंसान हूँ। मैं कभी भी सत्ता का पीछे दुम हिलाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ, लेकिन जो लोग सत्ता के पक्ष में बोलने का हनक रखते हैं वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको लोग जानता है कि विद्रोही है, ये बोलेगा तो खतरनाक बोल देगा। कभी देखें आज तक सत्ता के सामने एकदम नहीं। मेरे आदर्श है अभिसार शर्मा, मैं उनको सुनता हूँ। मेरे आदर्श है रवीश कुमार, मैं उनको सुनता हूँ, है कि नहीं है। ये मेरे वाला हेलीकॉप्टर रानी को मैं नहीं देखता हूँ कभी। हाँ ये सब छोड़िए, हटाइए, इसीलिए ना हमको दबाव है। अब समझ रहे हैं उनमें और मेरे में क्या अंतर है। अगर वो विषय हमको भी बोलना होता तो कोई छूट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से वो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बता, प्रधानमंत्री से अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे, 2019 में जो पत्रकार ने पूछा वही 2024 में भी क्वेश्चन कि सर आप क्या खाते हो कि थकते नहीं हो। चुट्टा कहीं क्या थकते नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान बेड पर सोया है और तुम कह रहे हो कि सर क्या खाते हो कि थकते नहीं हो। अब वही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। धन्यवाद हो सोशल मीडिया को कि कम से कम इतना मेहनत करके इन चीज़ों को कटिंग करके पेस्ट तो कर दे रहा है ना, न तो हमको आपको पता भी नहीं चलता। हमको फुर्सत है याद करने का कि मैडम ने 2019 में क्या पूछा था बॉस से, तो जो 2019 में पूछा वही क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया। हाँ किसी ने कहा कि सर रेडबुल पीते हो, कहा कि वाह क्या बात है कि नहीं है। हटाओ, ये भारत की नंबर 1 मीडिया, हाँ 159 नंबर पे भारत की नंबर 1 मीडिया है। थोड़ी जागरूक बनिए, कुछ भी हो स्थिति कैसी भी बने आप जागरूक बनो। आपको पता है TRE 3 का डेट कल कोर्ट ने एक्सटेंड किया, सबसे ज्यादा दुख हमको हुआ। हाँ वही सबसे ज्यादा दुख हमको हुआ, और ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से। अरे भाई हम लोग जनता हैं तो इसलिए इन चीजों पर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा हटाओ आओ। एक लाइन लिखो, पैराग्राफ चेंज करके आओ, कंक्लूड कर दें। सब पढ़ा दे रहा हूँ, चिंता मत करिए, अभी कॉपी में सब मेंशन करा दे रहा हूँ। जब छूटेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा सब बात को। हाँ बताइए, 2 मिनट में रुक जाइए। हाँ चलिए लिखिए, कंक्लूड करिए, इसीलिए बोला हूँ ना कंक्लूड कर लो। लिखो 22 अप्रैल 1858 को विद्रोह किया था।
22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे, जहां मनियर में एक जगह है, मनियर। कौन सा जगह है? मनियर। मनियर में डगलस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। डगलस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। मिल गया जवाब आपको? डगलस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने लक्षित करके, चाहे उसने कुंवर सिंह को लक्ष्य करके गोली चलाई, कुंवर सिंह को लक्ष्य करके गोली चलाई, जिससे उनकी बाह में गोली लगा था। क्या वो 80 वर्ष का व्यक्ति, सुनो कमाल का व्यक्ति है, 80 साल का व्यक्ति, जिसके बाएं हाथ में गोलियां लगी है, और उसके बाद भी विजन एक ही है कि अंग्रेजों को भगाएंगे। उस साहस और धैर्य को सैल्यूट। गंगा पार कर रहे थे एक हाथ से तैर करके, बाएं हाथ में गोली लगी थी, ऊपर किया, एक हाथ से गंगा पार की। दोस्त ने कहा कि भाई संक्रमण फैल जाएगा इसमें। आगे संक्रमण फैलेगा? हाँ, काट करके दे दिया गंगा को, लो तुम्हारा ही है, सैल्यूट हो। लेकिन अंकतो गत्वा किसी को गोली लग जाए तो कितना दिन खींच सकता है। 22 अप्रैल को गोली लगी थी और 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। एक लाइन इसको भी मेंशन कर लो। बाएं हाथ में गोली लगी, जिसके कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, 22 अप्रैल को गोली लगी थी, जिससे 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो सकी। अब देखो, बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का बड़ा बिजोड़ प्रयास रहा है इस क्षेत्रों में। अफसोस मैं आपको 1857 पूरा नहीं पढ़ाया। बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का जबरदस्त प्रभाव रहा है। उस समय एक वो भोजपुरी में गाना आया था, फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा। पूरे देश में थीम सॉन्ग बना था। ये 1857 के क्रांति का थीम सॉन्ग था। ये हरियाणा में बज रहा था, फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा। भले ही लोगों को नहीं आ रहा था, बजने का मतलब ये मत समझना कि डीजे बजा के बज रहा था। उस समय डीजे नहीं था। हाँ, कुछ आनंद ले रहा होगा कि सर गजब गजब चमकता होगा सर। कोई चमक नहीं होता था सर। उस समय विद्रोही आपस में गाते थे कि फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा। ये थीम सॉन्ग था इसमें। दूसरा लिख लो, अनऑथराइज बात थोड़े है, तो रुको। इसमें भारतीयों के हार के कारण क्या थे? भारतीयों के हार के कारण क्या थे? अब जो भारतीयों के हार के कारण होंगे वही ब्रिटिश के जीत के कारण हो जाएंगे। अब इतना भी नहीं समझोगे तो क्या समझोगे मेरे लाल? कि जो भारतीयों के हार के कारण होंगे वही ब्रिटिश के जीत के कारण हो जाएगा। कुछ बातें हो जाए कारणों पर, क्योंकि स्टेटमेंट के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब परीक्षाओं में, फैक्ट्स हटा दिया गया है। और जब जब फैक्ट्स हटाता है तो खतरा आती है, क्योंकि अब कभी नहीं पूछेगा कि मंगल सिंह ने कै तारीख को विरोध किया था, कितने तारीख को 1857 शुरुआत हुई थी। वो सेशन खत्म हो चुका है। अब आपसे गंभीर बातें पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा कारण हार का कारण नहीं है और कौन सा कारण हार का कारण है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कारण नहीं है विद्रोह का, कौन कारण है विद्रोह का, ये घटनाक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घटनाक्रम को संभाल के रखना है। यही तो क्वेश्चन का एरिया है और रीजन है। ठीक है, सुनो। हार को कारणों में पहला तो ब्रिटिश के पास पर्याप्त संसाधन थे
जबकि भारतीयों के पास संसाधन का अभाव था। एक तरफ है, सुनिए, सुनो, मजा आएगा सुनने में भी। एक तरफ ब्रिटिशर बिरयानी खा के लड़ रहा था और दूसरे तरफ हमारे सैनिकों को खाने के लिए चना भी उपलब्ध नहीं था। भूखे पेट से लड़े करते थे। किनका मानसिक रूप से कौन ज्यादा मजबूत होगा? बिरयानी वाला ना, खा पी करके एकदम पहुंचाएगी, देखेंगे, और इधर पता चला कि भूख दबैले है। तो ये मूल कारण था कि हमारे सैनिकों के पास खाने को भी लाले पड़ चुके थे। माना कि जहां विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह वाले सेंटर पर जो गांव थे, इस गांव के लोगों के द्वारा सैनिकों को खाना मुहैया कराई जाती थी, लेकिन वे खाना भी समय से नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि गांव के लोग भी तो छुप छुप के दे रहे थे ना, कि कोई देखे नहीं। ये हालात चल रही थी मेरे भाई। दूसरा, पहला तो लिख लेना, संसाधन का अभाव। भारतीयों के पास संसाधन का अभाव, भारतीयों के पास संसाधन का अभाव। भारतीयों के पास संसाधन का अभाव, ये एक कारण बना था। दूसरा कारण क्या था मेरे भाई? भारतीयों के पास संसाधन का अभाव था। दूसरा कारण क्या रहा था? देखो, कुशल नेतृत्व था। अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व था, हमारे यहाँ कुशल नेतृत्व का भी अभाव था। उनके यहाँ प्रशिक्षित सेना थी, जो ऑलरेडी प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत पहुंचते थे, जिसमें निकोलस का नाम आप लोग सुने होंगे, यूरोज का नाम सुने होंगे, निकोलस, यूरोज, हॉलवेल, ये बहुत फेमस नाम है। जो उस नील एक नाम था, नील, ये कुछ फेमस सेनापति हुए कि जहां गए वहां ब्रिटिश को जीत दिलाए। जबकि हमारे यहां अनट्रेंड सेनापति था। वह सेनापति था जो अभी तक भाला और तलवार से लड़ा करते थे, अब उनके हाथ में एक ही बार बंदूक पहुंचा दिया गया है। मुश्किल है ना? सेना बहुत मानक रखता है। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में 1815 इसलिए हार गया क्योंकि उसके सेनाओं में अप्रशिक्षित लोग ज्यादा हो गए। हिटलर अपने जीवन के अंतिम समय में इसलिए हारता रहा क्योंकि जितने ट्रेंड सैनिक थे सब की मृत्यु हो चुकी थी। अब वो युवाओं को 12 साल के लड़का सबको लेकर युद्ध में उतर गया। अनुभव बहुत मायने रखता है कि नहीं? हिटलर 12-14 साल के लड़का सबको लेकर युद्ध में उतर गया था। अनुभव की कमी, देखिए हालात में ही हो गया। जितना बाल्टिक देश थे, अमेरिका, पोलैंड, कहाँ थे? क्या कहते रहो? हिटलर पर एक साथ, हाँ, ये कह रहे हैं कि सर हिटलर पर एक साथ अनेक देशों का वार हो रहा था। वो अलग ही सूझ है। मैंने बताया कि उसके सेना की गुणवत्ता जब थी ना, तो सबके वार को जवाब भी देते रहता था, कोई दिक्कतें नहीं थी। ठीक है, तो फिर घुस जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। बेकार हम उदाहरण लेते हैं आप लोग के बैच में, जबकि हम चाहते हैं कि लिंक करते रहें। ठीक है, अब हमको बचना है लेकिन ऐसे उदाहरणों से है। और ये अच्छी बातें हैं। देखो, ये कोई गुनाह बात नहीं है मेरे भाई। एक जगह से अगर दूसरे को हम पकड़ लिए तो ये कोई गुनाह नहीं है। इसलिए गुनाह नहीं है कि जैसे ही मैं अभी बोलूंगा ना, वो इंटरलिंक हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरतें नहीं रहती है, वो सटल रहता है दिमाग में। और इसको बुरा नहीं मानना, ठीक है, कि एक से दूसरा पकड़ देते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखिए, भारतीय सेना में भारतीयों के पास प्रशिक्षण का अभाव था। प्रशिक्षण का अभाव था, कुशल प्रशिक्षण नहीं था सर। तीसरा क्या था कि इनके पास कोई सटीक रणनीति नहीं थी। सटीक रणनीति का अभाव देखा गया, क्योंकि जब दिल्ली में विरोध हो रहा था तो कानपुर में नाना साहब सोए थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल सोई थी, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार अभी शान लगा रही थी, और सैनिकों ब्रिटिश लोगों के पास पर्याप्त समय मिल गया कि एक देश से युद्ध जीतने के बाद दूसरे राजा के पास पहुंचने का उनके पास पर्याप्त समय था। इसलिए उनके पास कोई सटीक रणनीति नहीं थी। ये मेन कारण रहा है इस क्रांति के हार का, कि उनके पास कोई सटीक रणनीति नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़िए। सटीक रणनीति। उसके बाद
ब्रिटिश के पास कुशल सेनापति, कुशल सेना स्लैश सेनापति, कुशल सेनापति, ये भी थे ना, ये भी थे ना, ये मूल कारण रहे हैं। ठीक है, सब अपने लिए लड़ते हैं, लास्ट कम्युनिकेशन में लड़ते हैं। कौन वाले? सब लास्ट जीत भगवान में लड़ रहे थे इंडिया वाले, अपने अपने लिए सब लड़ रहे हैं। सुनो, सैनिक विद्रोह था, सैनिकों पर कभी भी प्रश्न चिन्ह मत लगाना। उस समय लोगों ने यही सोचा था कि सुनो, 100 साल हो गए हैं आए हुए, और भी मैं कुछ कारण बताऊंगा, चिंता मत करिए। लोगों के मनोवृत्तियां ऐसी थी कि 100 साल में युग बदलता है, 100 साल में युग बदलता है। तो 1757 में जो आए थे 1857 में जाएंगे, ऐसी गलत मनोवृत्तियां थी, अंधविश्वास था कि 100 साल में तो जाना ही है, और इसलिए वो उनको भगाने के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित तो इसमें था, आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं हो रहा था। एक काम और करना, सुनो, भारतीयों में एक प्रथा थी, नमक हलाली का कंसेप्ट था, नमक हलाली का कंसेप्ट था। आज भी कहते हैं ना, नमक हलाली मत करना। तो जितना सैनिक विद्रोहियों के पक्ष में लड़ रहे थे, उतना सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में भी लड़ रहे थे, उतने भारतीय अंग्रेजों के पक्ष में भी लड़ रहे थे। अपनी भाई पर गोली चला रहा था। कारण क्या था? और वो भी पूरे निष्ठा के साथ। क्यों? क्योंकि भारत में नमक हलाली की प्रथा जो है चल रही थी। आज भी देखना, गरीब मध्यम परिवारों में ये प्रथा आज भी बर्बाद करते जा रहा है कि जिसका नमक खाए हो उसका सरिया दे दो। अब लोग जमींदारों के लिए अपना जान दे देते हैं कि सर आप घर जाइए, हम आपका नमक खाए हैं सर, गोली खाएंगे। अरे चुट्टा कहीं का, अरे समझ है कि नहीं है। 1857 हम लोग हार गए इसी कंसेप्ट पर। एक और धारणा थी कि उस समय एक ध्रुव तारा दिखाई दे दिया आसमान में, ध्रुव तारा दिखाई दे दिया। ध्रुव तारा समझते हैं ना? अच्छा, फुल स्टॉप। तो ध्रुव तारा दिखाई दिया। अब लोगों में भ्रम फैला कि देखो भगवान इंडिकेटर दे रहे हैं कि तुम अंग्रेजों का नमक खा करके और बेईमानी कर रहे हो तो पक्का गड़बड़ होगा। अब जो सैनिक भागना भी चाहते थे वो अब अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, तो भाई अब हम भी आप ही के साथ लड़ेंगे। एक कुछ चीजें थी जो इस विद्रोह के लिए बहुत बड़े स्तर पर निगेटिविटी को जन्म दिया है, निगेटिविटी को जन्म दिया है। अगली कुछ कहानी इसी कड़ी में जोड़ लेना कि इसे क्या सैनिक विद्रोह कहा जाना चाहिए? क्या यह सैनिक विद्रोह है? मेरे भाई, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं है। माना कि इस विद्रोह में बंगाल के 3,20,000 सेना आमने सामने खड़ी थी, एक दूसरे पर वार कर रही थी, लेकिन बंगाल के 3,20,000 सेना के पीछे भी तो गांव के आम आवाम लगे हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये कोई सेना नहीं थे ना, केवल सैनिक विद्रोह थे। अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह का स्वरूप दिया। क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश जब जाएंगे वहाँ सदन में तो पूछा जाएगा कि लोगों ने इतना बड़ा विद्रोह कैसे कर दिया, तो जवाब यही देंगे कि वो लोगों का विद्रोह नहीं था, वो सेना का विद्रोह था जो थोड़ा पैसा वैसा बढ़ाने के लिए कैले था सर। अब सब शांत हो गया है, नॉर्मल तरीका से सलट गया कि नहीं, और ये सल्टाने के लिए ही इसका स्वरूप सैनिक विद्रोह कर दिया। क्यों नहीं हम प्रूव कर पाए कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? क्योंकि सैनिकों ने पकड़े जाने के डर से जितने भी गुप्त कागजात थे उन गुप्त कागजातों को जला दिया, और कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इतिहासकारों ने घोषित नहीं किया। उसके बाद भी बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। बस ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बाकी मेरा बिहार जा चुका है। आगे बढ़िए, अगले टॉपिक पर चलिए। अगले टॉपिक की ओर रुख कर लो। चले,
किसी को दिक्कत है? कहीं से दिक्कत हो तो बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। हाँ, अरे दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई, फिर चर्चा कर देंगे इसको। नहीं है, सब आपके पास होगा, उसको लगाएगा तो समय लग जाएगा। मैं तो जैसे 10-20 को लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं लगता है आपको कि ओवरलैप हो जाएगा, क्लास मिलने जुलने लगेगा? तो कोशिश करिए कि कभी ओवरलैप हो। 1857 के बाद बिहार की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना, समय 10 मिनट है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह मुंडा विद्रोह हाँ, 1899 से 1900 ईस्वी में, 1899 से 1900 ईस्वी का विद्रोह है। 1899 से 1900 जो है, लेकिन 1899 आप इसको प्रमाणिक मान के चलना, ठीक है? 1899 से 1900 ईस्वी में। ये 2000 कौन लिख दिया रे भाई? कौन आदमी CBSE को हंस रहा है ये? कोई बात नहीं भाई, होता है। इतिहास पढ़ने में इंसान 100 साल आगे पीछे जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लास्ट वाला 2 डिजिट में अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट वाला गावा नहीं होता है। होता क्या है, कभी 100 साल आगे आदमी बोल देता है, टोन स्लिप है, निकल जाता है भाई। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के भी टोन स्लिप निकल हो जाते हैं, ऐसा थोड़े है। हाँ, एक चीज़ है, लेकिन एक बात मानना कि एक ही लोगों का टोन स्लिप कम होता है, टीचर का। बाकी सबसे ज़्यादा टोन स्लिप आज कर रहा है नेताओं का। क्या बात है कि नहीं है? तो एकदम धमाल मचेले है सब। तो ईश्वर भी सोचते होंगे कि कैसा कैसा आदमी जो है इस दुनिया में चल गया नेता बन के, है कि नहीं है? विरासत मिल गया। हाँ, अब जितना समाज में दुर्गंध फैलाया है, वह समाज का आज हीरो है, आइडियल है। आइडियल है कि नहीं है? देखो, आज चुनाव प्रचार भी वही कर रहा है, चुनाव भी वही लड़ रहा है, और लोग भी उसी के पीछे हैं, है कि नहीं है? काराकाट आज बिहार का हॉट सीट बन गया है। अरे भाई, भारत के बने समाज के आगे बढ़ाने में क्या योगदान है? कुछ नहीं। पता चला कि 0 सन्नाटा, और आज लाखों के भीड़, भैया भाभी, भैया भाभी 6 महीना पहले आपस में लड़ रहा था सब, है कि नहीं है? तो तू चलना जा बाबू वहाँ, देखा क्या करते रहे लोग। आप जाके कहिए ना लड़का सबसे, गड़बड़ है। आज हर मंचों पर इस सबको बुलाया जा रहा है भाषण देने के लिए, प्रचार करने के लिए। बात ठीक नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है। चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाला तुम लोगों को कोई दिक्कत है? फटाफट बताओ। नहीं, आप लोग को बंद करके कैसे बोलेंगे? ऑनलाइन वाला कहता है कि ऑनलाइन को बंद करके बोलिए सर। एकदम नहीं, आप सब मेरे चाहते हो। आप बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो मैसेज करो, आज बताते हैं। तुम लोगों को 2-4 मिनट समय देते हैं, आप फटाफट बताओ। जो पूछना है 5 मिनट में पूछो, फटाफट पूछो। हाँ, आज 5 मिनट तुम्हें लोगों के लिए है, नहीं है? सब लिखो, जितना जुड़ा है सब लिखो। क्या दिक्कत है, क्या पूछना चाहते हो, फटाफट पूछो। ऑनलाइन हम लोग के अपेक्षित नहीं है, उपेक्षित नहीं है, अपेक्षित है सब, ठीक है?
है कौन? सब लोग ठीक हो? सबको लिखना है। चलिए तब ठीक है, कोई बात नहीं। अभी खत्म हुआ है टॉपिक ना, इसलिए सबका एनर्जेटिक सबको बना दिया गया है। चलो, मुंडा विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। 2 मिनट में खत्म करना है मेरे भाई। बिरसा मुंडा को कहा जाता है धरती अब्बा। धरती अब्बा, धरती अब्बा यानी धरती पिता। इनको कहा जाता है धरती अब्बा या धरती पिता। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को। कारण क्या था इसका? मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? खुटकट्टी प्रथा। खुटकट्टी प्रथा। खुटकट्टी प्रथा। कारण क्या था इसका? खुटकट्टी प्रथा। बिरसा मुंडा का कारण क्या रहा है इस विद्रोह का? मुंडा विद्रोह का खुटकट्टी प्रथा। ठीक है, खुटपत्ती प्रथा क्या थी? सुनो, खुटकट्टी प्रथा था क्या मेरे भाई? कि अभी तक जितने मुंडा जनजाति के लोग थे वे संपत्ति को सार्वजनिक मानते थे कि इस पर सबका अधिकार है, सामूहिक खेती का प्रावधान था। जबकि ब्रिटिश जब कानून लेकर के आए तो उन लोगों ने संपत्ति को निजी मानना शुरू किया। इसी को खुटकट्टी प्रथा कहा जाता है। तो खुटपट्टी प्रथा के खिलाफ इन्होंने यह आंदोलन छेड़ा था। अब 5 मिनट सुनना है हमको और अच्छे से 5 मिनट सुनना है, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक खरीदें? देखो, आप कोई सा भी बुक खरीद के प्रैक्टिस करिए। बाकी हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस करिए, उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। आप किताब कोई सा भी एक आध किताब खरीद करके प्रैक्टिस करते रहिए। और हम लोगों की किताबों को आपको बहुत बार बार पढ़ना है, ठीक है? बार बार पढ़ना है। बिरसा मुंडा जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के इस मुंडा जनजाति के लोगों में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियनिटी विद्यालयों में प्राप्त की। तो देखो, जैसे ही क्रिश्चियन विद्यालय में वो पहुंचे वहां उन्होंने विभेद को देखा कि क्रिश्चियन लोग भारतीयों के साथ किस स्तर पर विभेद कर रहे हैं, फर्क डाल रहे हैं, समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेज आ रही है। इस चैलेंजेस को उन्होंने देखा। देखते 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 ही उन्होंने पूरे समाज में अंधविश्वास की एक नई लकीरें खींची। मुंडा लोगों को जागृत किया। कहा कि मारो फिरंगियों को और डरने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी से हमारी बात हो गई है। ठाकुर जी से बोलते हो ना, भगवान जी से, कि ठाकुर जी से हमारी बात हो गई है। ठाकुर जी बोले किसी को नहीं मरने देंगे। लोगों ने कहा ठाकुर जी कौन है? तो कटोंग बाबा है। ठाकुर जी जब नहीं समझा मुंडा तो उन्होंने क्या कहा? कटोंग बाबा है। कटोंग बाबा मतलब झाड़ियों के देवता है। वो हम लोग को नहीं दिखते हैं लेकिन इसी झाड़ी में बैठे हुए हैं और कुल्हाड़ी लेके आएंगे, सब फिरंगियों को काट भजाएंगे, इसलिए मारो फिरंगियों को। इन लोगों ने फिरंगियों को मारना शुरू किया और वहीं से विद्रोह की आगाज हुई, शुरुआत हुई। जिस विद्रोह जब अपने चरम पर था तो बिरसा मुंडा को 3 जनवरी 1990 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला गया, जहां हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और फिर वह विद्रोह धीरे धीरे ठंडा हो गया। आज भी मुंडा परिवार के लोग इसी मुंडा विद्रोह को एक और नाम से जानते हैं, उलुगलान। उलुगलान विद्रोह। उलुगलान विद्रोह, कहीं कहीं उलुगन विद्रोह लिखा होगा।
पूरा नाम होता है उलुगलान विद्रोह, जबकि कहीं कहीं लिखा होगा उलुगन विद्रोह। किस पर किया था? उलुगन विद्रोह को इन्होंने किया था। ठीक है, उलुगन विद्रोह को इन्होंने इसकी आगाज करी थी। समय आप लोगों का जा चुका है, कल फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट देंगे, चिंता नहीं करिए। उलुगलान खूंटी जेल में हमारे थे कि रांची जेल? हाँ, किस जेल में इनकी मृत्यु हुई? रांची जेल या खूंटी जेल? ये रांची जेल में ही रांची जेल में ही 1900 नहीं, वही हैजा के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। नहीं, जेल में ही मृत्यु हुई थी हैजा के कारण। हाँ? जी हाँ, हाँ? हाई फुटकट्टी प्रथा के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? हाई उलुगलान विद्रोह, उलुगलान विद्रोह। ठीक है, उलुगलान विद्रोह। हाँ, उलुगलान विद्रोह भी कहा जाता है इसी को, उलुगलान विद्रोह भी इसी को कहा जाता है। चलिए कल जितने जनजातीय विद्रोह है उसको खत्म करेंगे। फिर चंपारण दत्ताग्रह आप लोग तोड़ देते हैं मेरा। कल पूछेंगे पक्का सबसे, पूरा बिहार में पूछ लेंगे। अरे याद करने का टेक्निक, तुक्का मारने का टेक्निक सब बताया जाएगा। समय आने दीजिए, जब नहीं रहेगा तो तुक्का कैसे मार देंगे उससे भी बताया जाएगा। और ये तुक्का नहीं रहता है। अभी मत जाइए। याद करने का सबसे दिवेश तरीका जो हमको लगता है कि जीवन में जो है कि एक तो चीजों को बहुत फ्लुएंटली पढ़िए, मतलब बहुत धीमे धीमे याद नहीं होता है, थोड़ा तेज पढ़िए। अब तेज पढ़ने के बाद कॉपी को बंद कर दीजिए, आप कॉपी को बंद के उसको रिकॉल कर लीजिए। 2 चरण में करिए, याद हो जाएगा। एक बार तेज पढ़ लेना है, नहीं तो कुछ याद करने बैठा हुआ है कि अच्छा बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875, दवाई ले पता चलेगा 3 दिन के बाद 15 का 18 हो गया। ऐसे याद नहीं करना है आपको। याद कैसे करना है? पूरा बिरसा मुंडा को हमने एक बार पढ़ लिया, पढ़ करके कॉपी बंद किया, कॉपी बंद करके उसको एक बार रिकॉल कर दिया कि हमको ठीक घटनाएं याद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर जैसे ठीक घटना याद हो जाए कहानी भूल जाएगा। ठीक है, और दिक्कत है किसी को? अभी हरियर वंश में फसल है मेरे भाई। हम इसमें इतिहास में इतना ही समय आपको दे रहे हैं। ईवीएस पढ़ाना है और ईवीएस कम से कम 15 दिन का क्लास लगेगा मिनिमम। आपके लिए जरूरी नहीं है तो इसका मतलब क्या करोगे? 15 दिन से ज्यादा का समय लगना है ईवीएस। कब से सरकार ने हाँ, गांधी युग को जबरदस्त पढ़ाना है। यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, समय नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे आपके क्लास में। हाँ, अम्बेडकर जी को भी पढ़ा देंगे, जो जो डिमांड होगा सबको पढ़ा देंगे। थोड़ा समय हमेशा ही आएगा। सर टीजी के लिए ईवीएस पढ़ना है, जीएस नहीं पूछेगा जी, जीएस नहीं दे रहा है तो